नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। मुद्दे की बात आप देख रहे हैं और आज बात 22 की लड़ाई में प्रियंका की चढ़ाई की, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी के गढ़ गोरखपुर से प्रियंका ने रैली कर हल्ला बोल दिया। प्रियंका ने आज किसी को नहीं छोड़ा, भाजपा पर निशाना साधा, साथ ही अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। योगी के गढ़ में प्रियंका की दहाड़, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे से प्रहार। सोनिया गांधी जिंदाबाद। 70 साल वर्सेस 7 साल, प्रियंका ने पूछे तीखे सवाल। आप सब जानते ही हैं कि पिछले 7 सालों में सारी संपत्तियां इन्होंने बेच डाली हैं। कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया। मैं कहती हूँ कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गवा दी है। यूपी की लड़ाई, प्रियंका की गोरखपुर पर चढ़ाई। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी लड़ाई के लिए प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से प्रतिज्ञा लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। प्रियंका की नजर यूं तो पूरे प्रदेश पर है, लेकिन जिस तरीके से वो रैलियां पूर्वांचल में कर रही हैं, उससे साफ है कि प्रियंका भाजपा के गढ़ में किलेबंदी कर उसे उसी के गढ़ में घेरने की तैयारी कर रही है। क्योंकि प्रियंका ने जहां 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली की थी, वहीं अब गोरखपुर गोरखनाथ को अपनी ढाल बनाकर सीएम योगी पर हमला बोल दिया है। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। गोरखपुर में प्रियंका एकदम अलग अंदाज में थी। वो गोरखपुर उन 8 प्रतिज्ञाओं की सौगंध लेने आई थी जो उन्होंने यूपी चुनाव में ली है। लेकिन एक बार जो बोलना शुरू हुआ तो रुकी नहीं। प्रियंका ने 70 साल बनाम 7 साल वाले बयान पर पूरी भाजपा को अपने निशाने पर ले लिया। सारी संपत्तियां इन्होंने बेच डाली हैं। कांग्रेस ने रेलवे बनाए, हवाई अड्डा, सड़कें, सब कुछ आपको बना कर दिया। एक एक करके सारा बेच रहे हैं। कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया। मैं कहती हूँ कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गवा दी है। जिस तरह से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं, जिस तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं? मैं जानना चाहती हूँ, कैसे गुजारा कर रहे हैं? प्रियंका अमित शाह के बाहुबली वाले बयान पर तंज कसने से भी नहीं रुकी। लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रियंका ने जमकर हमला बोला। हर जिले में 2-3 बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधने के बाद प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। हाल ही में अखिलेश ने कांग्रेस और भाजपा के मिले होने जाने का आरोप लगाया था। अब बारी प्रियंका के जवाब की थी, क्योंकि जो जवाब प्रियंका ने दिया उसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। कांग्रेस ये न भूले, सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस की रही है। उसी कांग्रेस के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैंने कहा कई मौकों पर, और फिर मैं कहता हूं आपके सामने, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है।
मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। प्रियंका यूपी में कांग्रेस को स्थापित करने की कोशिश में लगी हैं। गोरखपुर की रैली को लेकर जो तैयारियां की गई, वो बताती हैं कि गोरखपुर के जरिए कैसे कांग्रेस की कोशिश निषाद और कुर्मी वोट के जरिए सेंधमारी की। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि रैली में जो कटआउट लगाए गए थे, उसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को प्रियंका के अलावा अलग से स्पेस दिया गया। उन्हें कुर्मी नेता के तौर पर दिखाया गया। प्रियंका गांधी ने आज गोरखपुर में अपनी जनसभा, अपनी रैली के माध्यम से सामाजिक समीकरणों को साधने की भी कोशिश की। अगर बात करें तो इसकी शुरुआत उन होल्डिंग से ही हो गई थी जो आज यहाँ सभा स्थल पर लगे थे। जैसे अगर बात करें, ये सामने एक होल्डिंग जो हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जो आज प्रियंका गांधी के साथ मंच पर थे, जिस पर लिखा है ओबीसी की देश में गूंजती आवाज़। और इसी तरह का एक होल्डिंग और अगर हम बताएं तो भूपेश बघेल के नाम के लगे हैं, जिन पर उन्हें कुर्मी समाज के लोकप्रिय नेता के रूप में बताया गया है। जाहिर सी बात है, जो कुर्मी वोट बैंक है उसको साधने के लिए ये संदेश देने की एक कोशिश की गई है। अपने विरोधियों पर हमला बोलने के बीच प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में प्रतिज्ञाओं के साथ साथ वादों की झड़ी लगा दी, जैसे मछली पालन को कृषि का दर्जा देना, बालू खनन और मछली पालन में निषादों को अधिकार वापस करना, गुरु मछेंद्रनाथ यूनिवर्सिटी स्थापित करना, सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्जा माफ करना, गेहूं और धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद, गन्ना 400 रुपए प्रति क्विंटल, 20 लाख सरकारी नौकरी, संविदा पर काम करने वालों को परमानेंट करना, 40% महिलाओं को टिकट देना, 12वीं पास छात्राओं को मोबाइल, स्नातक पास छात्राओं को स्कूटी, साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देना, छात्राओं महिलाओं की यात्रा मुफ्त, 10 लाख तक मुफ्त इलाज देना। मतलब प्रतिज्ञा के साथ वादों की झड़ी लगाकर प्रियंका ने अपने पक्ष में माहौल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन सवाल पड़ा है कि प्रियंका ने निषाद और कुर्मी के जरिए जो गोलबंदी की है, क्या उसका असर चुनाव में जमीन पर दिखेगा या फिर चुनाव आते ही पूरा माहौल बदल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। विजय रथ पर अखिलेश की पटेल से चुनावी संदेश की। जहां प्रियंका गोरखपुर में गरज रही थी, वहीं अखिलेश अपने विजय रथ को लेकर हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार पटेल की साझे विरासत पर अपना हक जमाते हुए भाजपा पर जमकर हमला किया। पूरा का पूरा मैदान भरा है। विजय यात्रा लेकर हरदोई पहुंचे अखिलेश, सरदार पटेल के नाम पर जनता को संदेश। सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं तो आज ही के दिन तीनों के तीनों कानून उन्हें वापस ले लेने चाहिए। नरेश अग्रवाल के गढ़ में साइकिल ने गाड़ा खूंटा, महंगाई पर अखिलेश का गुस्सा फूटा। यूपी के विजय पथ पर अपना रथ लेकर अखिलेश एक बार फिर से निकल पड़े हैं और इस बार अखिलेश यादव की नजर भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के गढ़ हरदोई पर, जिसे ढाने के लिए अखिलेश ने हथियार बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल की साझी विरासत को। जब यहाँ पर अंग्रेज थे उस समय 30% लगान किसानों पर बढ़ाने का काम हुआ था और गुजरात के किसानों ने आंदोलन किया। किसान ने जब आंदोलन किया तो उसका पूरा परिवार साथ खड़ा था। किसान थे, उनके परिवार की जितनी भी महिलाएं सदस्य सबके सब आंदोलन में आ गए और उस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने किया तो वो सरदार पटेल जी ने नेतृत्व किया। और उसके बाद जब नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत को झुका दिया, उसके बाद उनके नाम के आगे सरदार लग गया। हरदोई में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कई बार सरदार पटेल का नाम लिया और कई बार भाजपा पर किसानों के साथ धोखा करने की तोहमत मढ़ी। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों और धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों और धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। आज जो सत्ता में लोग हैं
वो जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं तो उनका संघर्ष भी याद करना चाहिए कि उन्होंने जो किसानों के लिए संघर्ष किया था। और अगर सच्चे ईमानदार वो लोग हैं, सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, तो आज ही के दिन तीनों के तीनों कानून उन्हें वापस ले लेने चाहिए। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और याद करने का वक्त यही होगा और संकल्प यही होगा कि सरदार पटेल जयंती के दिन हम तीनों कानून हटा दें। एक तरह से हरदोई में सपा ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, तो गोरखपुर में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के साथ पटेल के कटआउट लगाकर ये जताने की कोशिश की कि सरदार पटेल सिर्फ भाजपा की जागीर नहीं है, बल्कि वो सबकी साझी विरासत का हिस्सा है। लेकिन पटेल की साझी विरासत से इतर सवाल यूपी की सत्ता का है। सवाल अखिलेश यादव के सामने उस हरदोई का है जिस पर नरेश अग्रवाल के परिवार का पिछले कई दशकों से कब्जा रहा है। नरेश अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि वो जिस दल में होते हैं वही हरदोई पर राज करता है। हालांकि पहले तो नरेश अग्रवाल सपा का बड़ा चेहरा थे, लेकिन मौसम का रुख भांपते हुए नरेश अग्रवाल सपा का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और इस तरह से हरदोई पर फिर से नरेश अग्रवाल का कब्जा हो गया। और अब नरेश अग्रवाल का किला ढहाने के लिए खुद अखिलेश यादव हरदोई पहुंचे। अखिलेश लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते मल्लावा होते हुए हरदोई पहुंचे थे। रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जो बताने के लिए काफी है कि अखिलेश हरदोई जैसे किले को जीतने के लिए जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक रहे हैं। अब 2022 की लड़ाई में नरेश अग्रवाल का किला ढहेगा या बचेगा, इसका हिसाब वोट की कसौटी पर होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने हरदोई में विजय यात्रा करके साफ कर दिया है कि उन्होंने जो 400 का लक्ष्य रखा है उसमें हरदोई भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बुआ बबुआ चाल की बुआ हुई लाल की, क्योंकि सिंधवारी अखिलेश यादव ने बसपा के 6 विधायकों को अपने पाले में लाकर की थी। उससे मायावती गुस्से से लाल हो गई हैं। मायावती ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर हमला बोला और बागी विधायकों को दल बदलू बरसाती मेढक बताया है। अखिलेश की सेंधमारी पर मायावती का निशाना। माया ने सीख सिखाई, दल बदलुओं से दूर रहने में भलाई। समाजवादी पार्टी के सेंधमारी ने बसपा सुप्रीमो मायावती के सब्र के बांध को तोड़ दिया है, क्योंकि जो सेंधमारी एक दिन पहले अखिलेश यादव ने आधा दर्जन बसपा विधायकों को सपा में लाकर की थी, अब मायावती ने उस पर पलटवार करते हुए हमला बोल दिया है। मायावती ने बसपा छोड़कर सपा में गए विधायकों को बरसाती मेढक करार दिया और कहा है कि विधानसभा चुनाव आते ही दल बदलुओं का एक दल से दूसरे दल में जाना शुरू हो गया है। ऐसे दल बदलुओं से किसी भी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा, उल्टा नुकसान ही होगा। साथ ही मायावती ने ऐसे दल बदलुओं से दूर रहने की बात कही है। आपको बता दें कि बसपा के 6 बागी विधायक सपा में शामिल हुए हैं। उनमें प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से विधायक मुस्तफा सिद्दीकी, प्रयागराज के हंडिया विधायक हाकिम लाल बिंद, श्रावस्ती जिले की भिनगा सीट से बसपा विधायक असलम रायनी, हापुड़ के ढोलाना विधायक असलम अली चौधरी, सीतापुर के सिधौली विधायक हरगोविंद भार्गव और जौनपुर की बादशाहपुर विधायक सुषमा पटेल शामिल हैं। अगर बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ, वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हालांकि इन सभी को मायावती ने पहले ही सस्पेंड कर दिया था, लेकिन जिस तरह से मायावती ने हमला बोला है उससे साफ है कि मायावती को फर्क जरूर पड़ा है, क्योंकि कल के साथी अगर दुश्मन के साथी हो जाए तो गुस्सा लाजमी है। लेकिन मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट किया और इस ट्वीट में मायावती ने सपा के छोटे दलों के गठबंधन पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि दल बदलुओं की तरह कई बरसाती मेढक वाले दल भी आ गए हैं जिनका कभी नाम तक नहीं सुना। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी इन छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुकी है। हाल ही में सपा ने सुभाषपा के साथ हाथ मिलाया है, जबकि कई दलों के साथ गठबंधन अभी भी पाइपलाइन में है। सर, शिवपाल जी का कब तक जो है ये बार बार सवाल आता है, उनका पूरा सम्मान होगा। पूरा सम्मान होगा। कब तक सर सम्मान? बहुत जल्दी सम्मान होगा। लेकिन जिस तरीके से मायावती सपा का बिना नाम लिए हमला बोल रही हैं,
उससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मायावती आने वाले वक्त में कोई बड़ा दांव चलने वाली है, क्योंकि जहां अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार है, वहीं मायावती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चौधरी के 22 संकल्प के यूपी में जीत के लिए आरएलडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जनता को लुभाने के लिए 22 बड़े वादे किए गए हैं, जिन्हें जयंत चौधरी ने संकल्प का नाम दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जयंत ने लिया 22 का संकल्प, सरकार बनी तो होगा कायाकल्प। चुनाव रण में जयंत चौधरी का दांव, 1 करोड़ नौकरी का ऐलान। यूपी विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों का लोक लुभावन अंदाज भी खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री और कांग्रेस ने 10 लाख का मुफ्त इलाज जैसे वादे किए थे, लेकिन रालोद ने घोषणा पत्र जारी कर वादों की झड़ी लगा दी। जयंत चौधरी ने 2022 के चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए 22 वादों को पूरा करने का संकल्प लिया है। कई सारी चीजें हैं, किसान की, व्यापारी, नौजवान, उत्तर प्रदेश की तरक्की कैसे होगी। 1 करोड़ नौजवानों को हमें नौकरी देनी है, हमने निश्चय किया है। किसान की आय प्रधानमंत्री कहते हैं दुगनी होने वाली है 2 महीने में, जो हुई नहीं, उसके साथ उसका सम्मान होना चाहिए। इन सारे विषयों को रखा है। 2022 और चुनाव की शुभ मुहूर्त तारीख नजदीक आ जाए, क्योंकि अगर जयंत को अपने 22 के संकल्प को सच में पूरा करना है तो जल्द ही गठबंधन पर बड़ा फैसला लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव की जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है, ये 5वां दीपोत्सव है। इससे पहले के मुकाबले और ज्यादा भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है। वहीं इस तैयारी के बीच सीएम योगी काबुल की नदी का जल चढ़ाने अयोध्या पहुंचे और दीपोत्सव की तैयारी का जायजा लिया। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। रामलला पर सीएम योगी ने चढ़ाया काबुल नदी का जल। 7.5 लाख दीपों से जगमग होगा अयोध्या धाम। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। खुद सीएम योगी अयोध्या के भव्य दीपोत्सव का जायजा ले रहे हैं कि इस बार अयोध्या का दीपोत्सव भव्य होने वाला है, कि इस बार 7.5 लाख दीपों से अयोध्या के घाटों को रोशन किया जाएगा। वहीं दीपोत्सव की तैयारी के बीच सीएम योगी काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे, जिसे अफगानिस्तान की एक लड़की ने राम जन्मभूमि पर अर्पित करने के लिए भेजा था। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में एक बालिका तालिबान के आतंक के साए में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी, यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। आपको बता दें